The more you study, the more unemployed you are. Let's look at unemployment rate. People who don't have a degree, unemployment rate is 3%. People who have a degree, unemployment rate is 30%. IITians who graduated in 2024, unemployment rate is 40%. What are you saying? Can you teach somebody how to build startup? I feel that India requires a Stanford or a Silicon Valley type moment. Stanford में जो भी चाहता था ना, उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने ह्यूलेट पैकार्ड को देखा था. तो उनका गोल था मुझे ह्यूलेट पैकार्ड बनना है. मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला. स्टैनफोर्ड से जो एलुमनाई निकला है, उन्होंने जो कंपनीज बिल्ड की है, उनका अगर तुमने वैल्यू ऐड किया तो इट बिकम्स द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड GDP वाइज. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में भी शिफ्ट हो रहा है. बट बनाए कैसे? 100 लोग स्टार्ट करेंगे, 82 फेल हो जाते हैं. उसके चक्कर में कोई स्टार्ट ही नहीं करता. पहला स्किल जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चूज करना. 99% ऑफ स्टार्टअप्स डू नॉट फेल बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन. दे फेल बिकॉज द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इज समथिंग दैट नोबडी केयर्स अबाउट. सेकंड पॉइंट, धंधा चमकना चाहिए. जब आप एक यूनिट ऑफ माल बेच रहे हो, क्या आप कभी भी उस पे पैसा कमा पाओगे? ये आंसर अगर नो है तो वो बिजनेस आपने चालू नहीं करना चाहिए. व्हाट्स थर्ड? आपको ना आपका प्रोडक्ट 2 हफ्ते में लॉन्च करना आना चाहिए. ये समझने के लिए कि क्या ये बिजनेस बन सकता है, ये चीज जो है ना, वो आपको एक ही इंसान बता सकता है, आपका कस्टमर. तो आपको ना ये प्रोडक्ट तुरंत कस्टमर तक लेके जाना है. आपको उस पे काम करते नहीं रहना है. जब पूरा वर्ल्ड बिलीव कर रहा है कि AI के आने से जॉब चली जाएगी, वहीं ये कह रहे हैं कि और न्यू जॉब्स आएंगी. ये Amazon हेडक्वार्टर्स इन सिएटल में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर रह चुके हैं. केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल में से एक है. वहाँ से MBA कर चुके हैं और इंडिया के 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने टेक सॉल्यूशंस बिल्ड किए हैं फॉर चिल्ड्रन जिनके पास ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता. एंड देन ही को-फाउंडेड एशियाज़ फर्स्ट स्टार्टअप फोकस बिजनेस स्कूल, ताकि इंडिया के स्टार्टअप्स को वर्ल्ड क्लास लीडर्स मिल सकें. आज के हमारे गेस्ट हैं वरुण लिमाय, को फाउंडर ऑफ मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस. इस कॉन्वर्सेशन में हम उनसे जानेंगे AI से न्यू जॉब्स कैसे आएंगी, स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं और उन्हें कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और क्यों फाउंडर्स को कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में. ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए. एंड टू नो मोर अबाउट मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. You run a startup school, right? Yeah. Right. That's a main thing which I found out, that it's कि startup करना सिखाते हो लोगों को. ये कैसे होता है? Like how is that possible? Honestly tell me, can you teach somebody how to build startup? Let me try to give you a picture there, right? कि why startups? Let's try to look at let's look at the job market, high level पे. Right now I'm not looking at startups. I'm looking at like everything. Every year 1 million, लगभग ये सब लगभग है, 1 million white collar jobs are created. Okay. There are 8 to 9 million undergrads who graduate every year. तो अब already you're seeing the mismatch कि 1 million versus 8 to 9 million who are graduating. हर जॉब अवेलेबल के लिए 9 graduates ready with degree every single year. Now let's look at this 1 million. 1 million 10 लाख हो गया. उसमें से लगभग 15% आज की तारीख में IT से आता है. आई थिंक 40% GCC से आता है, विच इज़ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. तो एसेंशियली अगर किसी ने सुना नहीं रहेगा उनके बारे में तो दे शुड रीड अबाउट इट. एसेंशियली कई सारे फॉरेन कंपनीज है, दे आर मूविंग सम ऑफ देयर ऑपरेशंस टू इंडिया, एंड सम ऑफ दीज आर बैक एंड ऑपरेशन, सम ऑफ देम रिसर्च है, प्रोडक्ट है, व्हाटएवर, राइट. 40% लगभग GCC से आता है. 15% करंटली स्टार्टअप से आता है. Okay. Which is a large number. I mean, 15% स्टार्टअप से आता है. 10% बैंकिंग से आएगा. I would say only 5% comes from manufacturing. 3% is government, and then 7% is others, and somehow 100% आपका. Startups are bigger than governments. Startups are bigger than government. So startups currently are 15% of the 1 million that gets added. Now, if you think about it, हर साल startup ज़्यादा job create कर रहे हैं than government, yes, then manufacturing, then banking. But I'll tell you what, that is that data is true. Yeah, बैंक से ज़्यादा startups create कर रहे हैं, government से ज़्यादा startups create कर रहे हैं, manufacturing से ज़्यादा. That's insane. And if you think about the pool also, right? 10 years पहले 1-2 लाख लोग काम करते थे, आज 20 लाख लोग काम करते हैं स्टार्टअप्स में. So 10 साल पहले 1 लाख,
आज की तारीख में 20 लाख, like that Pretty sick. has that growth has been like insane. और ये जो परसेंटेज है ना, by the way 15%, ये कम है as compared to some of the other countries. So if you compare this to a China and the US, there the numbers are like 70%. Like that's the, but see also, I mean, startups is not the right way to look at it, because there can be a manufacturing startup also. So let's have that caveat in mind. But a good 10 to 15% is being created by startups. Now let me quote a number to you. ये मैंने जब पढ़ा, मतलब मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था. Let's look at unemployment rates. Okay. People who don't have a degree, unemployment rate is 3%. People who, and all of these are official figures, people who have a degree, unemployment rate is 30%. Okay. IITians who graduated in 2024, unemployment rate is 40%. What are you saying? You would have intuitively thought that it was the other way around. But you know what this shows? What this shows is that when you get a degree, your expectation of what you should get out of a job, the salary that you should get, goes up. And there is no clear data on this. But essentially, my hypothesis, or what I can draw out of this data, which is insane, is that the quality or the payment that people get in white collar jobs is a massive long tail. मतलब अगर आपने data निकाला, I can probably bet on it that out of these 1 million jobs, the number of jobs that will be paying you more than 5 lakh are less than 2%. So less than 20,000 of all the jobs that exist out there. Massive problem. So it's very weird. The more you study, the more unemployed you are. And that's because the quality of these jobs in India is very, very, very like substandard at current rates. And now let's look at these jobs also in general, right? A lot of these jobs are back-end roles. Like अगर मैं वो 20,000 में से निकालूं, तो I would say that out of those 20,000 also 75% are back-end roles. जहाँ पे you're not getting to meet the leadership, you're not getting to meet customers, you're doing something repetitive. You can easily be replaced with AI, right? अगर हम लोग वापस आए, 1 million jobs थे, हम लोग ने काट के 5% तक पहुंचे, 2% तक पहुंचे, उसमें से 75% भी हटा दिए, तो कुछ बचा ही नहीं. We are at that stage right now जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेटस को चलता रहा, there are no jobs to compete for. कंट्री में जॉब्स ही नहीं रहेगी, है ही नहीं, अभी भी है ही नहीं. और अगर and that's why startups, if India has to build a future which is a strong future, we will need to be driven by startups. We will need to be driven by new ventures. We cannot be relying on the jobs. We cannot be relying on the existing ventures. हमें कुछ ना कुछ तो, हम जो existing companies है, existing startups है, जो jobs provide कर रहे हैं, उन पर rely नहीं कर सकते हम लोग rely, because it's going to be difficult. But मुझे एक मैं आपको change बताता हूँ. मेरा ये prediction है, okay, and this is something that I keep saying, कि India has been an economy which has been driven by the 10 into 1000 model. Basically हमारे पास 10 बड़े companies है जो thousands of लोगों को jobs देते हैं. जैसे IT हो गया, मैंने जैसे बोला कि एक टाइम पे at their peak there were 5 companies that together used to create 2.5 lakh jobs out of this 1 million jobs. ये TCS, Wipro, Infosys. So we were like these large conglomerates, 10, right? मुझे ऐसा लगता है ये equation ना पूरा flip हो जाने वाला है. Jobs, I genuinely feel that jobs are not going to be lost, and we'll come to that later on. I am taking a counter point of view on jobs. मेरे हिसाब से नए jobs आएंगे. But maybe like 10,000 लोग 100 लोगों को जॉब देंगे instead of that exactly. 100 companies. हाँ, मुझे ऐसा लगता है rather than 10 into 1000, 10,000 जॉब थे, मेरे हिसाब से वो 1000 into 10 हो जाएगा. There will be 1000 companies that will employ 10 people each, and there will be 10,000 jobs. But the point is कि जो पहले 10 entrepreneurs थे, वो 10 ही थे, अब 1000 होने पड़ेंगे.
पहले जो एम्प्लॉइज थे वो 1000 थे, वो 10 होने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो 10 को 1000 लोगों का काम करना पड़ेगा। तो स्किल्स लैंडस्केप पूरा चेंज होने वाला है। एंड मेरे लिए तो ये एक्चुअली डूम्सडे सिनेरियो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव इन एज अ 20-year-old। क्यों? Isn't it scary कि मैंने आज तक जो पढ़ा 14, 15, 16, 20 साल, उसकी वैल्यू शिट। मैं जा रहा हूँ कचरे में। मैं जो आज सीख के जिस उम्मीद से बाहर निकलता हूँ, वहाँ मुझे पता चलता है कि भैया आपकी स्किल वैल्यूबल ही नहीं है। आपने इतने टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, अब ये तो कंप्यूटर बना पा रहा है। देन आपने इतनी मुश्किल से एक ब्रांड बनाई और एक डिग्री लेके आया, ठीक है, उसमें बड़ी कंपनीज बोल रही है अरे ये वाली डिग्रीज और ये वाली जो वैल्यू थी ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें कुछ और चाहिए। लाइक इट जस्ट लेफ्ट राइट सेंटर, वैल्यू तो जीरो है। तो मेरे लिए बहुत स्कैरी सिनेरियो है। एज एन एंटरप्रेन्योर ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। एज समबडी जिसको जॉब करनी है, जो सिर्फ पढ़ाई करके बाहर निकला है, बहुत स्कैरी टाइम। मुझे क्या लगता है पता है कि देखो 10 साल पहले भी ना सिचुएशन सेम था, 5 साल पहले भी सेम था। मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये एक्साइटिंग टाइम है इवन फॉर जॉब सीकर्स। ओके, देखो मेहनत तो उनको करनी पड़ेगी। मेहनत तो पहले भी करनी पड़ती थी, अभी भी करनी पड़ेगी। आपको एआई स्किल सीखने पड़ेंगे, आपको अलग टाइप का तरीका काम करने का सीखना पड़ेगा। बट मुझे एक्साइटिंग टाइम इसलिए लगता है क्योंकि काइंड ऑफ जॉब्स जो है ना वो और एक्साइटिंग बनने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो 1 मिलियन जॉब्स थे, 10 लाख जॉब्स थे, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बैक एंड रोल्स इतने ज़्यादा थे। एंड बैक एंड रोल्स यार, यू नो, दे सक द ह्यूमन आउट ऑफ यू। ड्यूरिंग द 4 years आप अगर ऐसे कंपनी में बैक एंड रोल में हो जहाँ पे आप एक ही काम कर रहे हो, यू आर फेसलेस, यू नो, आपकी इच्छा चली जाती है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो रिप्लेस होने वाला है। बिकॉज जो ये इक्वेशन है जो मैं पहले बता रहा था कि आप छोटे कंपनी में काम करोगे, आपके पास मैसिव ओनरशिप होगी, आपको सेल्स करना आना पड़ेगा, आप रोज कस्टमर से बात करोगे, आपको रोज एजेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रोज फाउंडर से बात करके स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। ये सभी लोगों को करना पड़ेगा बिकॉज आप मतलब आप विजिबल हो, आप यू कांट हाइड एनीवेयर। एंड उससे मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट गेटिंग वेस्टेड but had a lot of talent will suddenly be able to deliver. तो उससे at the end of the day what is GDP? GDP is number of people into productivity per person. तो उससे अगर productivity बढ़ जाए हमारे, it might be a minor shock where, you know, we were the back end office of the world. Now suddenly we ourselves were a back end office and now we are saying we will become a front end office. तो obviously उसमें यार थोड़ा सा तो डेल्टा होगा जहाँ पे यू नो ऊपर नीचे होगा, आपको पेन थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। बट दैट इज व्हाई इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। एंड MNCs are going to be beaten by startups, and this is my hot take. We'll talk on this, but before we do that, because we're talking about jobs, guys, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, प्लीज ज्वाइन अस। सेम, प्लीज अप्लाई टू मैसा, वी आर ऑलवेज हायरिंग। सेम, ऑलवेज हायरिंग। अगर आप में फोड़ने की कैपेबिलिटीज है, आप राइटर हो या डेवलपर हो या टेकी हो, इंजीनियर हो, आप जो भी यूट्यूब मैनेजर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, आप सिर्फ कंटेंट राइटर हो, आप कुछ भी हो, यू कैन टर्न अप एवरी डे, यस, हैव द राइट एनर्जी, हैव द राइट एटीट्यूड, join us. Either you have this ability to learn, हम सिखा देंगे। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर हो क्या हो। Exactly. You were saying MNCs से ज़्यादा स्टार्टअप जॉब क्रिएट करेंगे, that's your take. क्यों? I mean that's one take. My other take is that a lot of MNCs are going to shut shop because of startups. I mean MNCs बंद हो जाएंगी स्टार्टअप्स की वजह से। Yes, and I'll tell you like 3 reasons मैं बताता हूँ because MNCs खरीद नहीं लेंगी स्टार्टअप को जो कर रही है। It's possible, and we'll look at some, you know, examples also कुछ interesting. जैसे for example एक आपको there's a book called The Innovator's Dilemma. हाँ, बहुत सही कॉन्सेप्ट है वो। तो Innovator's Dilemma essentially ये है, I'm sure like people must have read about it. It essentially means that समझो आप एक बिजनेस चला रहे हो and 80% of your business comes from a revenue line A. अगर दुनिया तेजी से चेंज हो रही है और वो A का आपको B करना पड़ेगा, तो you face a massive dilemma.
एंड द डिलेमा दैट यू फेस इज दैट यार मेरा 80% रेवेन्यू, मैं इतनी बड़ी कंपनी हूँ, मेरा 80% रेवेन्यू ए से आ रहा है, अब मुझे मेरे आंखों के सामने दिख रहा है कि ए बी बनने वाला है, बट मैं कैसे रोकूं इस चीज को? एंड स्टार्टअप्स जो है ना, दे कम विद नो बैगेज, नो हैंगओवर, कुछ नहीं है उनका रेवेन्यू। वो आते हैं, वो बोलते हैं चलो बी चल रहा है, बी बनाएंगे, एंड दैट लीड्स टू मैसिव डिसरप्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कोडैक, पीपल मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ कोडैक। कोडैक का कैसा होता था, वो लोग फिजिकल कैमरास बेचते थे। उनका बिजनेस मॉडल ये था कि दे डोंट मेक मनी फ्रॉम द कैमरा, दे मेक मनी फ्रॉम द फिल्म। उनमें एक इंटर्न था, उसने बोला सर दुनिया जो है वो डिजिटल बन रही है, हमारे पास इतने कैपेबिलिटीज है, हम लोगों ने डिजिटल कैमरा बनाना चाहिए। उन्होंने बोला अबे इंटर्न हमारा 80% रेवेन्यू फिल्म से आता है, अगर मैंने डिजिटल कर दिया तो मेरा रेवेन्यू चला जाएगा। दे डिड नॉट डू इट। कोडैक गॉन, राइट? डिजिटल कैमराज, देन फोन कैमराज टुक ओवर, फिनिश। बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्लॉकबस्टर एंड नेटफ्लिक्स। ओके, क्या स्टोरी है यार। सो नेटफ्लिक्स भी वैसे ही चालू हुआ ना। वो लोग क्या करते थे कि डीवीडी रेंटल्स उन्होंने चालू किया था। नेटफ्लिक्स वेंट ऑन द कि ऑनलाइन होगा, सो उन्होंने ऑनलाइन भी लॉन्च किया। मैसिव ट्रैक्शन नहीं था, दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई एज अ कंपनी व्हेन रीड हेस्टिंग्स द CEO वेंट टू द ब्लॉकबस्टर CEO कि हमारे पास ये ऑनलाइन कैपेबिलिटी है, आप $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स खरीद लो। $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स आप खरीद लो। ब्लॉकबस्टर CEO ने बोला कि मेरा why would I go online? Because 80% of my revenue comes from late fees. Basically आप DVD जब लेते हो तो आप लेट देते हो क्योंकि यार सो रहे हो whatever, उससे जो फीस मिलते थे वो that was 80% of Blockbuster's revenue. उसने बोला why would I do this? This is the most useless transaction that I'm ever going to do. 10 years later, Netflix has bought Blockbuster. ठीक है. And I don't even know like where Blockbuster went. It completely went bankrupt. So innovator's dilemma is very real. Where I feel that a lot of MNCs, they have this huge ship, जहाँ पे थोड़ा भी डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो उनको 10 अप्रूवल लेने पड़ेंगे, will not be able to turn their ships in a manner where they know that the tsunami is coming, that customer support is going to change from what we have right now to voice with AI. स्टार्टअप में 4 लोग हैं, वो कर्सर और क्लॉड कोड खोल के बैठे हैं, उन्होंने बना दिया। यहाँ पे चर्चा चल रही है कि हम लोगों ने लॉन्च करना चाहिए क्या, कैनिबलाइजेशन हो जाएगा। कैनिबलाइजेशन इज बेसिकली आप एक चीज चालू करते हो जिससे दूसरे वाले का रेवेन्यू गिरना चालू हो जाता है। हाँ। फिर उसका जो PNL हेड है, जो बाय द वे बहुत पावरफुल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसका 80% PNL है, वो बोलता है अरे ये सब मत करो, CEO उसकी बात सुनता है। This happens and has happened over and over again. And it's bound to happen this time. Every time there's a step jump that happens in technology, many MNCs, many industries, shut shop, and this happens. And AI is probably the biggest step jump. Yeah, like let's be very real about everything that's happening. So that's one. Second is speed. In a environment like in a environment where we are right now, where AI is changing the pace, 3 months things are changing, right? The people who are rewarded the most, see, nobody knows what's going to work. Nobody knows. MNC में भी नहीं पता है, startup में भी नहीं पता है. तो it's a discovery phase. During a discovery phase, the company that wins is the one that does the most amount of experiments. Simple. Agreed. MNCs will not be able to do that. Like the number of experiments that a startup can do कि आज कल लॉन्च कर दिया, ठीक है, अब जो बड़े MNCs होंगे ना, वो बोलेंगे नहीं देखो, लॉन्च करने के लिए वी हैव अ लॉन्च चेकलिस्ट, वी हैव अ ब्रांड टू मेंटेन. सो इफ देयर इज एन Amazon, they can't launch a shitty product. The startup has nothing to lose यार. They'll launch a shitty product, they will launch it, customers गाली देंगे, but then जब वो गाली देंगे ना, तो that startup will discover something that Amazon is not. Amazon लगा हुआ है कि रुको और बेहतर बनाओ प्रोडक्ट को. Amazon has a brand to maintain. So speed will matter a lot. True. And startups will be able to do that. The third, which is according to me the most important one, is talent. Today's talent does not want to be, even if they are paid more, don't want to be in slow moving hierarchical ships. They want to be in high ownership,
स्पीड है, आज कुछ लॉन्च किया, कल कुछ लॉन्च किया, मार्केट में गए, कुछ और हो गया, स्पीड चाहिए उनको. तो जो बेस्ट लोग अगर आप देखोगे ना, तो बेस्ट लोग are not choosing to be in the large ship. They are choosing to be in the small boats. So I feel that this combination of innovation, like innovator's dilemma, talent and speed is going to make sure that there are massive disruptions that happen in the world. And see, I mean, my definition of startup is anything that starts up. मतलब मुझे मेरा ये definition और दुनिया में बहुत लूज है. मेरे हिसाब से फैमिली बिजनेस भी स्टार्टअप ही तो है. क्यों नहीं है वो स्टार्टअप? अगर आप वीसी से पैसा उठाते हो तो ही आप स्टार्टअप हो क्या? बिल्कुल नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है एनी कंपनी दैट स्टार्ट्स टुडे, वो लोग किस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं? वो वाई कॉम्बिनेटर के वीडियोस देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो एवरी न्यू कंपनी दैट स्टार्ट्स टुडे इज अ स्टार्टअप. आई फील दैट इंडिया रिक्वायर्स अ स्टैनफोर्ड और अ सिलिकॉन वैली टाइप मोमेंट. Do you know the story of like how Silicon Valley became Silicon Valley? So 1930s में Stanford was a regular university. Nothing special about it. ठीक है. California was known as a barn, like beautiful barn जहाँ पे ना fruits बहुत आते थे, and you know that's it. That's what California was known for in 1930s. Farmer. हाँ, मतलब there were a lot of farmlands and greenery. मजा आ रहा है, enjoy करो. Stanford was a very regular university doing regular research. There was a man named Frederick Terman, who is known as the father of the Silicon Valley. Right? क्या किया उसने ऐसा? So he was visiting California, fell sick, and he was from MIT and he was visiting California. He fell sick. He was teaching at Stanford. वो guest lecture कर रहा था. And as it turns out, that sickness made Silicon Valley. So he fell sick. Because he fell sick, for 1 year he could not move out of California. He fell in love with California. He said कि मैं जो भी करूँगा यहाँ पे करूँगा. Joined Stanford as a computer science teacher. When he joined Stanford, उसका सबसे बड़ा frustration ये था कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ और वो जाके ईस्ट कोस्ट पे जॉब्स ले रहे. ईस्ट कोस्ट पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थे तभी. MIT was ईस्ट कोस्ट, जनरल इलेक्ट्रिक्स, GE was ईस्ट कोस्ट. तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन उसका ये था कि लोग जो है वो मैं सिखा रहा हूँ और उसके बाद वो जॉब्स के लिए जा रहे हैं. तो उसने ना ही सेड कि यार आई एम गोइंग टू स्टॉप टीचिंग एंड आई एम गोइंग टू टीच ओनली वन कोहॉर्ट. एंड ही वाज अ वेरी फेमस कंप्यूटर साइंस टीचर इन स्टैनफोर्ड. And he said, I'm going to take only 60 students. And people were like, yeah, but the demand is very large. And he said that I'm going to do something which is going to reduce the demand. He said, these people need to sign a waiver that once they've taken my computer science course and have graduated as an engineer, they will not take up a job for the next 5 years and will instead build a venture. ठीक है? Nice. He said this. 60 का cohort, मतलब मरते मरते बनते बनते आई थिंक 58 स्टूडेंट्स आए उसके पास. ठीक है. He started working with these students. His first cohort included 2 people called Bill Hewlett and David Packard. Ganti. Right? And essentially these were people who ended up building Hewlett Packard. HP, which was the first original startup in a Silicon Valley. वहाँ पे जो garage है जहाँ पे Hewlett Packard बना था, it's still called the 538 garage because 538 is basically the number of dollars that were given as angel investment by Silicon Valley and Frederick Terman to Hewlett Packard. Now, not only this, there were other things that he started doing. One was when Hewlett Packard started, he knew that if Hewlett Packard did not grow, his flywheel, he needs to attract really good people into these 60 people, would not get completed. So he used his influence to get the government and some of the large institutions in the country to buy stuff from this startup, which was Hewlett Packard. And the first thing that Hewlett Packard made was something called audio oscillators. I really don't know what they do. I'm assuming कुछ audio equipment रहेगा. And the first purchaser of audio oscillators was Disney. So Disney bought 8 audio oscillators from Hewlett Packard. So you're understanding कि मतलब it's an entire village coming together to build something of value for an entire country, right? That's when the flywheel started.
So Fairchild Semiconductors, Intel, all of these started coming from Stanford. Then he started another scheme जहाँ पे उसने क्या किया कि he started something called Stanford Research Park right next to Stanford. और he started inviting startups from across the country. आप यहाँ पे incubate हो जाओ, मैं आपको talent देते जाऊँगा research के लिए. One very good thing that helped them was great weather. So East Coast was like very cold, West Coast बहुत बढ़िया बान, fruits मिल रहे हैं बढ़िया. They started coming to California. ज़्यादा ठंड है. ज़्यादा ठंड नहीं है. 16 degrees to 24 degrees के बीच में उनका temperature होता है. And that's how Silicon Valley started growing, where the talent used to, rather than going for companies, used to work for Stanford Research Park. Stanford में जो भी जाता था ना, उनका गोल क्या था पता है? उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने Hewlett Packard को देखा था. तो उनका गोल था मुझे ह्यूलेट पैकार्ड बनना है, मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में भी शिफ्ट हो रहा है अभी. नाउ टुडे इफ यू लुक एट स्टैनफोर्ड्स इम्पैक्ट, ये मैं पढ़ रहा था कहीं पे, स्टैनफोर्ड से जो एलुमनाई निकला है, उन्होंने जो कंपनीज बिल्ड की है, उनका अगर तुमने वैल्यू ऐड किया तो इट बिकम्स द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जीडीपी वाइज. कौन सी टॉप कंपनीज होगी? गिव मी एग्जांपल्स. आई मीन गूगल. I mean that in itself. Apple also sort of Stanford. Apple sort of. Apple is actually, you know. But छोड़ दिया था ना, था तो Stanford में ही. He wasn't in Stanford. He never studied in Stanford. Okay, he was but from he took a course in Stanford, no? Yeah, he only gave a convocation speech at Stanford. Are you but sure? Yeah. He was from Reed College. Okay. Steve Jobs. But क्या पता है कि a lot of engineers, like Apple was Cupertino, na? A lot of engineers were from Stanford, were from Berkeley. Right, so but in this movie he's shown walking in Stanford. I don't think so. So he was in Oregon, जहाँ पे रीड कॉलेज था, जहाँ पे वो कैलीग्राफी का वो सब क्लास लेता था. So Steve Jobs was actually not a pedigreed person at all. Like he did not have. Nice. That's a great story कि कोई brand नहीं था उसके पास. Nice. But he ended up giving the convocation speech in like the Stanford. So there are massive companies that have come out of Stanford, yeah, and you know, the list goes on, and I think India needs a Stanford moment. I think it needs somebody to put a foot down and say that youngsters today need to build. Do you think IIT Delhi is doing in some sort? क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट लोग इस चीज़ से तो इंस्पायर हो रहे हैं ना कि उनके एल्यूमिनाइज ने, उनके जो सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत crazy life में wealth create करी for the country. I think there's Flipkart, there's Zomato. Yeah. These are like great big examples. Yeah. Now Meesho as well. Yeah. Right. सब एक ही hostels हैं as far as I know. Yeah. So IIT Delhi, Bits Bilani is also doing it. A very good job. They've got incubators. They're trying their level best. But I feel that IIT Delhi has a branding problem. In the sense that I feel that their brand for getting great jobs is so high that I feel that it's still attracting people who wants to do jobs. Who want to do jobs. But I think it's changing. Like, I'm pretty sure that if you were to go to the IIT Delhi campus today and ask them how many of you will eventually want to do a startup, I think 80% लोगों के हाथों. A large number will say 80%. But बच्चे तो बोलेंगे. Because Sachin, Dipinder, they've become the poster boys in the country. Yeah. And that's what I feel. That मतलब मुझे ऐसा लगता है कि there need to be enough universities that are born. And I feel that India's Stanford as a tag is up for the grabs. I don't think that tag exists right now because I think there's an ecosystem that you need to build. जैसे Stanford के side में there is Stanford Research Park that was built. ये सब होना पड़ेगा for that to be built. Would you do it for your students? कि आपके student ने किसी ने startup बनाया and then because you're connected with let's say all the top startups in the country, उनके founders को will you try to bat for them and be like कि इनसे ही खरीदो? Yes. By using your influence. Yeah, मतलब that's the cold start problem ना. मतलब cold start problem solve करने के लिए हम लोग को जो करना है वो हम लोग करेंगे हमारे बच्चों के लिए. हमारे बच्चे तो you know, like I said, you know, जैसे Stanford के लिए Hewlett Packard था, we are trying to create our own Hewlett Packards, and people who are wanting to build, we will get behind them and figure out some way that उसका अच्छा product है तो you'll try to sell everybody. Yeah. No matter what, like there is all is fair in love, war and startups. I feel that it's actually exciting times for so jobs. Let's say this is exciting times and we established कि भाई startup बनाओ या खुद की skills develop करो जिससे तुम फोड़ोगे और ये time तुम्हें इतना affect नहीं करेगा जितना दूसरे लोगों को करेगा, right? What should it be? How do we teach people right now कि ये 7-8 चीजें किसी ने सीख ली तो वो
एक तरीके से बुलेट प्रूफ हो जाएंगे इन दिस सिस्टम वेयर दे डोंट हैव टू वरी अबाउट मे बी जॉब गोइंग, मे बी इवन स्टार्टिंग अ स्टार्ट. डू यू थिंक learning these basic skills is it going to be different in jobs and startups, or is it going to be the same skills? Like किसी ने कुछ basic skills सीख ली, तो वो startup भी कर सकता है और वो job भी कर सकता है और वो हर जगह फोड़ सकता है. Do you think that's the case or that's like different skills? नहीं. So I feel that ये पहले अलग था. अगर आप एक entrepreneur बन रहे हो and if you're working in a company which has 10,000 people, fundamentally different skills. Yeah. But if you are a founder and if you are amongst the first 10 members in a startup, तो आप में क्या कोई अंतर ही नहीं है. True. There's hardly any difference. I think first 50 में भी same ही होता. Same ही होता है, उतनी ownership होती है. But बनाए कैसे? The point is, how do I make a startup जो successful भी होगा, क्योंकि 82% of first time founders fail. Wonderful. Yeah. Right? So they're only like handful. Yeah. 100 लोग start करेंगे, 82 fail हो जाते हैं, उसके चक्कर में कोई start ही नहीं करता. Correct. And I think ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि यार स्टार्टअप्स आर रिस्की. यार रिस्की तो आपने स्टार्टअप क्यों चालू करना चाहिए? सी फर्स्टली ना, जब आपने स्टैट भी मुझे बताया तो आपने स्टैट फर्स्ट टाइम फाउंडर्स का बताया. फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को सक्सेसफुल होना इवन 18% इज अ लार्ज नंबर. बट इफ यू कैन through that process build the muscle to be able to do certain things and keep on starting things, I'm pretty sure that every single person by the 10th attempt will be able to build at least one thing of value. But इतना किसी का क्वेश्चन नहीं होता ना, पैसे कहाँ से लाएगा, वो करेगा कैसे, टाइम कैसे करेगा. and वो I think so मुझे क्या लग रहा है पता है कि वो जो है ना this objection that you have कि यार इतना टाइम इतना पैसा हमारे पास रहता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको 10 times attempt करने के लिए इतने पैसे या फिर टाइम की भी ज़रूरत है. आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड. आई फील दैट इन टुडेज़ वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड मुझे ये भी लगता है कि यार इट टाइज बैक टू एक पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि क्या हम कभी भी किसी को भी स्टार्टअप बनाना सिखा सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फंडामेंटल्स है, उसके बाद देयर इज़ लक, उसके बाद आपका मन है, उसके बाद आपका एफर्ट है, उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं दैट विल नीड टू वर्क. बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द जर्नी कैन बी कंट्रोल्ड. आई फील दैट द 40 to 50% ऑफ द जर्नी आर ऑलमोस्ट हार्ड स्किल्स दैट यू कैन लर्न टू मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल. एंड आई फील दैट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये नहीं कर रहे. और ये अगर वो 6-7 चीज़ें अगर जाने और करे बार बार, तो उनका परसेंटेज चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल बहुत ऊपर चला जाएगा. टेल मी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो 6-7 स्किल्स हैं जिससे मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर बनने के मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं. तो पहले स्टार्ट ऑफ करते हैं. आई थिंक एक पहला स्किल जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चूज करना. गिव मी एन एग्जाम्पल, एलैबोरेट. तो मुझे क्या लगता है कि आप भी बडिंग फाउंडर्स से बात करोगे, आप भी यंग फाउंडर्स से बात करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सॉल्यूशन या फिर प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो अगर आपने किसी को बताया कि आप क्या बना रहे हो, मैं एक चप्पल का ब्रांड बना रहा हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं. एक्चुअली आप चप्पल का ब्रांड नहीं बना रहे हो, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि जब मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ तो मुझे कंकड़ लग रहा है. वो प्रॉब्लम है. और वो फंडामेंटली अब मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर समझो मैं प्रॉब्लम फर्स्ट सीखूँ तो मैं जेट पैक बना सकता हूँ जो मैंने पीछे लगाया, जिसके कारण मैं फिर पैर पे ज़मीन ही ना रखूँ, ज़मीन पे पैर ही ना रखूँ, मैं उड़ते जाऊँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्विच करते हो ना, जब आप प्रोडक्ट से प्रॉब्लम के टुवर्ड्स जाते हो, तो आपका चांसेस ऑफ एक्चुअली बीइंग सक्सेसफुल एंड एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच बहुत बढ़ जाते हैं.